वेलकम टू आवर चैनल बायोबस। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पार्ट 1 में। अगर आप में से किसी ने ये पार्ट 2 देखना शुरू किया है और किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देख सकते हो, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था। दैट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें। और साथ के साथ हमने ये डिस्कस किया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस पार्ट में होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अक्कर्स इन माइक्रोस्पोरोफिल, जिसका सेकेंड नेम क्या है, स्टेमिन जिसको हम बोलते हैं। और स्टेमिन का कौन सा वो हिस्सा है जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, ऑफ कोर्स दैट इज एंथर। और एंथर को हमने एक और नाम से वहाँ पे डिस्कस किया था, दैट इज इट इज़ ऑल्सो नॉन एज माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसका हमने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था, टीएस ऑफ एंथर बनाया था। और उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ पोलन सैक, दैट पोलन सैक कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हमने एमएमसी भी बोला था। और उसका नेचर क्या होता है, डिप्लॉयड नेचर होता है। क्लियर। और उस डिप्लॉयड नेचर के कारण उसमें मियोसिस होती है और मियोसिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि माइक्रोस्पोर्स कैसे होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसे है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की फर्दर जो प्रोसेस एक्चुअल में आती है बोर्ड्स में लिखने के लिए या ड्रॉ करने के लिए, वो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइक्रोस्पोर से। एज वी आर स्टडिंग अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, वो प्रोसेस जिससे फॉर्मेशन भी हो और डेवलपमेंट भी हो माइक्रोस्पोर्स की, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया होगा कि जिस चीज़ के पीछे जेनेसिस शब्द लगा है, जेनेसिस का मतलब ही क्या होता है, या फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होना किसी चीज़ की। और किसकी फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होना, जेनेसिस के आगे जो शब्द लगा है उसकी फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होना। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होने को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो उसमें माइक्रोस्पोर का हम सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं कि कैसा होता है। तो माइक्रोस्पोर हम जो बोल रहे हैं ये है क्या एक्चुअल में, दिस इज एक्चुअली अ पोलन ग्रेन। क्लियर। तो पोलन ग्रेन का एक और नाम क्या है, माइक्रोस्पोर। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो जरा ड्रॉ कर लेते हैं। जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है दैट इज समवट स्फेरिकल। क्लियर। दिस इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, जिसमें हम अभी लेबल करेंगे दैट पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। हम ये बोल सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो डबल लेयर्ड है, मींस उसको 2 लेयर्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं। व्हाट आर दोज 2 लेयर्स, दोज 2 लेयर्स आर नॉन एज एक्साइन और इंटाइन। कौन कौन सी 2 लेयर्स होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। तो यहां पे लेबल कर लेते हैं। फर्स्ट लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर इज नॉन एज एक्साइन and the innermost layer is known as intine। और साथ के साथ पोलन ग्रेन में मेम्ब्रेन भी होती है जिसको हम और क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एज वी हैव टू रिमेंबर दैट पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन है हैप्लॉइड। पोलन ग्रेन की प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइडी। अगर हैप्लॉइड है तो ये एक सिंगल सेल हुआ, और वी नो दैट कि सेल के बाहर एक कवरिंग तो होगी होगी खुद की अपनी, दैट इज अ मेम्ब्रेन विच इज नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। अब ये जो मैंने एक्साइन बनाई है इसके बीच बीच में मैंने कुछ कुछ स्पेसेस छोड़ी हैं। व्हाट दी स्पेसेस आर, ये स्पेसेस क्या हैं, इनको हम बोलते हैं जर्म पोर। और ये हम जस्ट अभी लेबलिंग कर रहे हैं, अभी हमने इनके बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो नो नीड टू वरी कि क्या चीज़ें होती हैं। ये इस वीडियो में पूरी एक्सप्लेन की जाएंगी कि व्हाट एक्साइन इज, व्हाट जर्म पोर इज एंड सो ऑन। ठीक है। तो आगे चलते हैं। इनसाइड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ साइटोप्लाज्म एरिया। क्लियर। और उस साइटोप्लाज्म में 2 तरह के सेल्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देयर आर डुअल सेल्स। जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर 2 सेल्स होते हैं।
तो दो सेल्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पे हम बना लेते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स. वन इज नॉन एज वेजिटेटिव सेल. एक सेल को हम कौन सा सेल बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल. जिसके न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? एज वेजिटेटिव सेल का एक और नाम भी है जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ट्यूब सेल. क्या बोलेंगे? ट्यूब सेल. और ट्यूब सेल के न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? ट्यूब न्यूक्लियस. क्या बोलेंगे? ट्यूब न्यूक्लियस. क्लियर? तो ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा है. उसके साथ साथ देयर इज अनदर सेल विच फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ट्यूब सेल विच इज नॉन एज जेनरेटिव सेल. एक और सेल होता है जिसका नाम क्या है? जेनरेटिव सेल. क्लियर? कौन सा सेल? जेनरेटिव सेल. तो बाकी का जो हिस्सा बचा उसमें देयर विल बी सम वैक्यूल्स आल्सो. एज ये सेल है, सेलुलर पोर्शन है, तो इसमें कुछ कुछ क्या होंगे? वैक्यूल्स भी होंगे. ठीक है. तो ये हो गई थोड़ी सी डिजाइनिंग इस डायग्राम की. सो दिस इज अ साइटोप्लाज्म and these are the vacuoles. क्लियर? नाउ डिस्कस करते हैं. तो जैसे कि हमने डायग्राम बनाया है, तो डायग्राम में हमने क्या क्या बनाया कि जो पोलन ग्रेन है जिसको हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं, द माइक्रोस्पोर इज डबल वॉल प्रोटेक्टिव बाय अ डबल वॉल और डबल लेयर. द फर्स्ट लेयर इज नॉन एज एक्साइन. फर्स्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं. ठीक है. एंड द सेकेंड लेयर इज नॉन एज इंटाइन. तो लाइन वाइज लाइन स्टार्ट करते हैं. जो एक्साइन है बच्चे, एक्साइन जो है इट इज मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस विच इज नॉन एज स्पोरोपोलिनिन. एक्साइन किस चीज की बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन. एक बार नोट भी कर लो साथ साथ में, और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना. एंड इफ यू रियली लाइक जस्ट कमेंट इफ यू नीड नोट्स. आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर. मैं इस चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा. बट मेक श्योर आप सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और साथ के साथ लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट करिए कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए और इसमें कैसी एक्सप्लेनेशन चाहिए. इफ़ यू नीड एनी टॉपिक एक्सप्लेनेशन ऑन एनी टॉपिक यू कैन कमेंट ऑन दैट वीडियो. क्लियर? और अगर आपको नोट्स रियली चाहिए होंगे तो डू कमेंट कि सर हमें नोट्स प्रोवाइड करिए. आई विल प्रोवाइड यू दी नोट्स इन दी नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट वीडियो. क्लियर? तो एक्साइन जो है वो किस चीज की बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन. अब स्पोरोपोलिनिन बच्चे एक ऐसा हार्डेस्ट, ऐसा रेजिस्टेंट मटेरियल है जिसके कारण ये एज अ फॉसिल्स भी एक्ट करता है. तो इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए स्पोरोपोलिनिन के रिलेटेड. मैं लिखवा रहा हूँ, लिखिए. स्पोरोपोलिनिन is one of the most resistant organic material known. It can withstand high temperature, and also pollen grains are well preserved as fossils बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन. तो इससे हमें क्या पता चला कि स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा हार्डेस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है जिसके कारण जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको एज अ फॉसिल की तरह भी प्रिजर्व किया जा सकता है. अब फॉसिल की तरह प्रिजर्व किया जा सकता है मीन्स टू से दैट कि वी कैन प्रिजर्व दैट फॉसिल, प्रिजर्व दैट पोलन ग्रेन एज अ फॉसिल, एंड इफ वी नीड दैट पोलन ग्रेन, अगर उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसको हम खुद अपनी मर्जी से पॉलिनेट करवाना चाहते हो, किसी ऐसे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर लाकर पॉलिनेट करवाना चाहते हो, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहते हो, कि जिससे किसी दो प्लांट्स की एक अच्छी क्वालिटीज़ मिलके एक अच्छा प्रोडक्ट निकले, तो उसमें भी कौन हेल्प कर सकता है? ये स्पोरोपोलिनिन एज अ प्रिजर्वेशन की तरह हेल्प कर सकता है. अंडरस्टूड? तो स्पोरोपोलिनिन जो है वो एक हार्डेस्ट मटेरियल है, और वो जहाँ जहाँ एब्सेंट होगा, जहाँ जहाँ से एब्सेंट होगा वहाँ वहाँ देयर विल बी अ पोर. दैट पोर इज नॉन एज जर्म पोर. अब जर्म पोर क्या है? इसका नाम ही जर्म पोर क्यों रखा? बिकॉज यहाँ से क्या होगी? जर्मिनेशन होगी. किसकी जर्मिनेशन होगी? पोलन ग्रेन की. द लाइक व्हाट द सीड जर्मिनेट्स. ओके, जैसे सीड नहीं जर्मिनेट करता है वैसे ही पोलन ग्रेन भी जर्मिनेट करता है. अब पोलन ग्रेन कहाँ जर्मिनेट करता है? पोलन ग्रेन कहाँ जर्मिनेट करेगा? ऑफ कोर्स स्टिग्मा के ऊपर, क्योंकि हमने पढ़ रखी है छोटी क्लासेस में पॉलिनेशन. तो व्हाट पॉलिनेशन इज? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू
स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर। वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट बिकॉज वो हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है। गेट इट? ठीक है, तो जर्म पोर समझ लग गया होगा आई होप सो कि जर्म पोर क्या है। वो पोर जिससे क्या होगी, पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन होगी, और जर्मिनेशन होने के दौरान निकलेगा क्या जर्म पोर से, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। किसकी फॉर्मेशन होगी? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। क्लियर? उसके बाद आता है द सेकेंड लेयर और द इनर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटाइम। क्या बोलेंगे? इंटाइम बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि जो इंटाइम के अंदर देयर इज अ मेम्ब्रेन नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नाउ द मेजर थिंग जो हमें पता होनी चाहिए, तो पोलन ग्रेन्स जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। पोलन ग्रेन्स दो तरह के होते हैं। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ anything else, we are just discussing that pollen grains type on the basis of presence of cellular stages। ठीक है, तो on the basis of cellular stages pollen grains दो तरह के होते हैं, 2 cell stage और 3 cell stage। तो it means that अगर आप पूछो कि सर आपने ये कौन सा डायग्राम बनाया, 2 cell stage या 3 cell stage, I will say कि this is a 2 cell stage pollen grain। 2 cell stage pollen grain means वो पोलन ग्रेन जिसमें 2 सेल्स हों। अब 2 सेल्स कौन कौन से हैं हमें क्लियरली पता चल रहा है। ईच पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। अब इसमें और चीज याद रखने वाली क्या है कि पोलन ग्रेन में देयर विल बी वन लार्जर सेल। एज आपको दिखाई दे रहा है कि सारा का सारा सेल क्या है? वेजिटेटिव सेल, या जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूब सेल, जिसका खुद का ट्यूब न्यूक्लियस भी है। बट इसके साथ साथ इस सेल के अंदर, द लार्जर वेजिटेटिव सेल के अंदर, देयर इज अ स्मॉलर सेल कॉल्ड जनरेटिव सेल, जो इसके अंदर फ्लोट कर रहा है। तो जनरेटिव सेल फ्लोट्स इनसाइड दी वेजिटेटिव सेल्स साइटोप्लाज्म। तो वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करता है? फ्लोट करता है। क्लियर? अब आप पूछोगे कि सर अभी आप बता रहे थे कि 2 सेल स्टेज भी होती है, 3 सेल स्टेज भी होती है, दो तरह के पोलन ग्रेन है। अब 3 सेल स्टेज का मतलब क्या है? एज दिस जनरेटिव सेल विल डिवाइड फर्दर, ये जनरेटिव सेल की क्या हो जाती है? डिवीजन हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी डिवीजन? माइटोसिस। ड्यू टू माइटोसिस ये जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाएगा, और डिवाइड करने के कारण ये जनरेटिव सेल 2 सेल्स में, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, जिनको हम एक्चुअल में मेल गैमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेल गैमेट। तो एक जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स बना रहा है, तो 2 मेल गैमेट्स प्लस 1 वेजिटेटिव सेल, तो हुई 3 सेल स्टेज। कौन सी सेल स्टेज हुई? 3 सेल स्टेज। तो देयर आर सम पोलन ग्रेन्स which shed at 2 cell stage, there are some pollen grains which will shed at 3 cell stage। अब शेडिंग का मतलब क्या है कि कुछ पोलन ग्रेन्स एंथर से निकलते ही तब हैं जब वो 3 सेल स्टेज के हों, तब वो पॉलिनेशन करने जाते हैं। देन दे विल पॉलिनेट ओनली, तब उनका एंथर डिहाइज होता है। डिहाइज का मतलब क्या है? एंथर फटना, क्योंकि एंथर फटेगा, डिहाइज होगा, तभी उसमें से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे, और फटने के बाद एंथर में से पोलन ग्रेन्स जो हैं वो पॉलिनेट करेंगे किसी और फ्लावर को या खुद के ही फ्लावर के स्टिग्मा को। क्लियर? तो हम अब बात कर रहे थे कि वो 2 सेल स्टेज वाला पोलन ग्रेन भी हो सकता है, वेदर इट कुड बी अ 3 सेल स्टेज। हो सकता है कि वो पोलन ग्रेन पॉलिनेशन होने के बाद जो है उसकी 3 सेल स्टेज है। क्लियर? वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। क्यों? क्योंकि अभी हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें हम ये सारी प्रोसेस पढ़ेंगे कि हाउ माइटोसिस अकर्स एंड हाउ 2 सेल स्टेज विल कम देयर। क्लियर? तो ये था ओवरव्यू कि माइक्रोस्पोर कैसा होता है और पोलन ग्रेन का, या फिर पोलन ग्रेन कैसा होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे है। क्लियर? अब हम कुछ और चीजें भी पढ़ लेते हैं पोलन ग्रेन की रिगार्डिंग, जैसे कि आप फर्स्ट लिख सकते हो वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, सेकंड हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे एलर्जीज रिलेटेड विद द पोलन ग्रेन। तो अभी हम 3 टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वायबिलिटी, सेकंड हम पढ़ेंगे एलर्जी, थर्ड हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन्स का इन तीनों के तीनों टॉपिक्स के साथ
थोड़ा थोड़ा लिंक है, थोड़ा नहीं बोलूँगा, पूरा ही लिंक है। तो व्हाट वायबिलिटीज, वायबिलिटी का मतलब क्या है कि हमें पता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो शेड होते हैं। व्हेन दे शेड दे विल जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर विद इन अ सम रेंज ऑफ टाइम। तो वो टाइम पीरियड जो होता है कि जिस टाइम पीरियड में वो पोलन ग्रेन शेड होने के बाद जर्मिनेट करेगा, किसी स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेशन करेगा और पोलन ट्यूब बनाएगा, दैट इज नॉन एज वायबिलिटी। वायबिलिटी इज बेसिकली अ टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड जो हर पोलन ग्रेन का पहले से ही फिक्स्ड है कि वो इतने टाइम पीरियड तक अगर पॉलिनेशन कर सकता है, कर जाएगा, देन इट कैन ओनली जो इट विल बी जर्मिनेट। if it is pollinated but its time period is over, अगर वो pollinate हो चुका है, pollination हो चुकी है, लेकिन उसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, उसकी वायबिलिटी खत्म हो चुकी है, देन इट विल नॉट जर्मिनेट एनीमोर, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, मतलब वो पोलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। अगर कह लो फॉर द सेक वी कैन से दैट कि अगर किसी पोलन ग्रेन ने वायबिलिटी खत्म होने के बाद भी अपनी पोलन ट्यूब बना भी ली, ठीक है, और वो पोलन ट्यूब पहुंच भी गई एम्ब्रियो सैक में और उस पोलन ट्यूब से मेल गैमेट भी रिलीज हो गया, तो भी वो मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, दैट विल बी फेल्ड। वाई? बिकॉज वायबिलिटी क्या होती है, वो टाइम पीरियड जिसके अंदर जिसके चलते जिस टाइम पीरियड के अंदर एक पोलन ग्रेन जो है पॉलिनेशन करके फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी रखता है। अगर वो टाइम पीरियड, अगर वो वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो वो पोलन ग्रेन बिल्कुल भी जर्मिनेट या फिर वी कैन से दैट वो फर्टिलाइजेशन तो नहीं करेगा अगर वो जर्मिनेट कर भी गया इन एनी हाउ, इन एनी केस। क्लियर? तो एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे छोटा सा, बट वायबिलिटी इज ability of pollens or we can say that pollen grains to germinate is called viability. It is highly variable, that's all. Second, allergy. अब there are some people जो एलर्जिक होते हैं किससे? पोलन ग्रेन से। एज वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, या फिर वी कैन से दैट जो सीज़न आता है एक हमारे कि जब विंड्स वगैरह चलती हैं, बहुत ज़्यादा हवा चलती है और पोलन ग्रेन्स जो है जब पॉलिनेशन का एग्जैक्ट हाई टाइम होता है, ड्यूरिंग हाई टाइम्स ऑफ पॉलिनेशन, जब देयर विल बी बिफोर दिस फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, तो उससे पहले हवा में बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन सस्पेंडेड रहते हैं, तो वो पोलन ग्रेन से बहुत जनों को एलर्जी होती है एंड इट मे कॉज अ सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस, जिसमें दो नाम सबसे मेजर जो कुछ लोगों को, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स को इवन ये लगता है कि इट इज़ नॉट एलर्जी, दैट इज़ अस्थमा। अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसे लगता है कि अस्थमा इज़ नॉट एन एलर्जी, अस्थमा इज़ अ सीरियस रेस्पिरेटरी डिसीज। It is not, we can say that it comes under a disease part, but majorly in disease part, in what category it is included, that is a allergy. ठीक है, तो ये एक तरह की एलर्जी है। अस्थमा के साथ साथ और कौन सी एलर्जी होने का डर रहता है पोलन ग्रेन से? दैट इज ब्रोंकाइटिस। तो आप लिख लीजिए, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज causes severe allergies in some people, causing chronic respiratory disorders, that is asthma and bronchitis. कॉमा डाल के आप एक्सेट्रा लिख सकते हो, बिकॉज दीज आर नॉट ओनली टू, बट आई हैव सेड हियर ओनली द मेजर वंस, जो मेजर हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी एलर्जीज हैं और बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जो पोलन ग्रेन के साथ हो सकती है। क्लियर? आई एम नॉट टेलिंग all that cases. Clear? And now the third one is nutrients. थर्ड वन, न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीजें हैं? पहला कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, अगर वो एक टाइम पे कुछ लोगों के लिए हार्मफुल हैं, तो कुछ लोगों के लिए पोलन ग्रेन्स जो हैं वो फायदेमंद भी हैं। वाई? बिकॉज पोलन ग्रेन्स डू हैव अ मेनी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इट मीन्स दैट एट द सेम टाइम if pollen grains are harmful for some people, they are also nutritive for some people, they also provide nutrition.
तो अगर आप मार्केट में मेडिकल स्टोर में जाओ तो यू विल गेट वेरियस पोलन प्रोडक्ट्स, आप पोलन प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। देयर आर ऑल्सो पोलन टैबलेट्स, देयर आर ऑल्सो पोलन सिरप्स ऑल्सो, क्लियर, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है, क्लियर। तो आप लिख सकते हो पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, so these act as a source of nutrients. These days pollen grains are sold as a tablet or are used as a food supplement. फूड सप्लीमेंट में टेबलेट भी आ जाएगा, सिरप्स भी आ जाएंगे, क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द फाइनल टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। व्हाट? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। आई थिंक आप भी बोर हो चुके होंगे कि सर ने इतनी बार तो यही रिपीट कर दिया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट पोलन सैक में क्या पड़ा होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि क्या होती है? डिप्लॉयड होती है नेचर में। और मैंने उस दिन बता दिया था कि मियोसिस जो भी चीज डिप्लॉयड होती है, स्पेशली वैसे भी डिप्लॉयड, आई एम नॉट सेइंग इन केस ऑफ कि हर वो डिप्लॉयड सेल जो है वो मियोसिस ही करेगा, बट जैसे हमने यहाँ अपनी बॉडी में डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी में जो जर्म सेल्स हैं दे डिवाइड विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। तो यहाँ पे भी ये फर्टिलाइजेशन, ये रिप्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है। तो वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं दे ऑलवेज डू मियोसिस, वो मियोसिस परफॉर्म करते हैं। एज देयर शुड बी अ हाफ ऑफ द कंटेंट का हाफ होना बहुत ज़रूरी है। क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो रिड्यूस होना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में कंटेंट आएगा तभी कोई हैप्लॉयड गैमेट के साथ फर्टिलाइज करके फिर दोबारा से डिप्लॉयड ही रिस्टोर करेगा। अगर डिप्लॉयड रह जाएगा तो देयर विल बी अ कंडीशन कि डिप्लॉयड हैप्लॉयड के साथ या डिप्लॉयड के साथ मिलके कोई अलग प्लॉयडी बना दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर ये पॉसिबल होता तो हर फर्टिलाइजेशन के बाद एक नई प्लॉयडी निकलती रहती, जो कि पॉसिबल नहीं है और जो स्टेबल भी ना होती। तो दैट इज वाई एक स्टेबिलिटी रखने के लिए ये नेचर का पार्ट है कि ऑलवेज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन अ डिप्लॉयड कंटेंट विल बी गेट्स हाफ्ड, और वो हैप्लॉयड होगा और दो हैप्लॉयड गैमेट्स मिलके फ्यूज करके फर्टिलाइज करके सिनगैमी करके क्या बनाएंगे? डिप्लॉयड कंटेंट दोबारा से रिस्टोर करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर्स। किसकी प्रोडक्शन होगी? 4 माइक्रोस्पोर्स की प्रोडक्शन होगी। नाउ वन मोर थिंग, अब ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि ये जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा मेगा स्पोरोजेनेसिस की, वहां पे मैं इस चीज़ को क्लियर करूंगा या इस सस्पेंस को क्लियर करूंगा, क्योंकि अभी ये सस्पेंस रहना बहुत ज़रूरी है आप में। तो बस मैं एक वर्ड देख के छोड़ रहा हूँ कि अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जब वो डिवाइड करती है 4 माइक्रोस्पोर्स में, ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स, चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स क्या होंगे? ऑल 4 माइक्रोस्पोर्स विल बी फंक्शनल। चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स फंक्शनल होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सर आपने क्यों लिखा है फंक्शनल? का मतलब क्या है कि फंक्शनल ही होना चाहिए था, वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि क्यों फंक्शनल हैं ये और क्यों इन पे इस वर्ड पे जो है मैंने इस पे जोर दिया है, दबाव डाला है कि फंक्शनल होने चाहिए वो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये माइक्रोस्पोर की जर्नी क्या है वो हम इस प्रोसेस के अंदर डिस्कस करने लगे, क्लियर। तो अब ये जो माइक्रोस्पोर है दिस इज दिस। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने वीडियो में पढ़ाया कि माइक्रोस्पोर तो वो होता है जिसमें 2 लेयर्स होती हैं, एक्साइन होती है, इंटाइन होती है और उसके अंदर वेजिटेटिव सेल होता है और जनरेटिव सेल होता है। नो। अब आप बोलोगे सर आप वही चीज़
जो आपने पढ़ाई है उसी को गलत बोल रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं होता है। द रीज़न बिहाइंड वो जो हमने माइक्रोस्पोर पढ़ा था दैट इज़ अ डेवलप्ड माइक्रोस्पोर, दैट इज़ अ मेच्योर्ड माइक्रोस्पोर जिसमें डेवलपमेंट हो चुकी है। बट अब मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग से कि कैसे माइक्रोस्पोर बना, डेवलप कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग में जो माइक्रोस्पोर होता है उसमें वॉल तो डबल लेयर्ड ही होती है। आप एग्जाइन को बच्चे जैसे मैंने पिछले डायग्राम में बनाया था, आप एग्जाइन को वैसे भी शो कर सकते हो, या दिस इज अ वन अनदर वे दैट सम बुक्स ड्रॉ द एग्जाइन लाइक दिस, कि दिस आउटर पार्ट इज एग्जाइन, इनर पार्ट इज intine, clear, and the more inner area will be plasma membrane and this touching portion will be a germ pore, clear, this touching portion will be a germ pore, okay। तो वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट क्योंकि हमने स्ट्रक्चर पहले से डिस्कस कर रखा है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि माइक्रोस्पोर की जर्नी क्या है। माइक्रोस्पोर की जर्नी क्या है कि माइक्रोस्पोर स्टार्टिंग में एक सिंगल सेल का होता है, जिसमें एक सिंगल सेल होता है और सिंगल ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ड्यू टू समहाउ इस पोलन ग्रेन में या डेवलपमेंट के दौरान, वी कैन नॉट से दैट समहाउ, डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, इस माइक्रोस्पोर में के एक सेल में जो ये सेल है इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ साथ साइटोकाइनेसिस हो जाती है, जिसके कारण देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स, जिसके कारण किसकी फॉर्मेशन होती है, दो सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। एक बन जाता है जनरेटिव सेल, एक बन जाता है वेजिटेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल तो ये हो गया जिसका मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस बना दिया, दिस इज अ ट्यूब न्यूक्लियस, ये ट्यूब सेल है। और ट्यूब सेल के साथ साथ इसमें अब क्या फॉर्मेशन हो चुकी है, जेनरेटिव सेल की। किसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, जेनरेटिव सेल की। लेकिन ये कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा है इस जेनरेटिव सेल में और पिछला जो मैंने पोलन ग्रेन बनाया था, वो ये डिफरेंस है कि ये जेनरेटिव सेल जो है मैंने अटैच्ड बनाया है। मैंने वहाँ पे एक लाइन बोली थी इसी वीडियो में स्टार्टिंग में कि पोलन ग्रेन में जो वेजिटेटिव सेल है इट इज़ अ लार्जर सेल, और उस लार्ज वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में द जेनरेटिव सेल इज अ सेल विच फ्लोट्स इन दैट साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे तो ये फ्लोट करता दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स दैट ये जनरेटिव सेल अभी अटैच्ड है। ये अटैच्ड किसके साथ है, ये एक लेयर के साथ अटैच्ड है, दैट लेयर इज नॉन एज कैलोस। कैलोस की लेयर या कैलोस की वॉल। दिस कैलोस वॉल विल हेल्प टू सेपरेट दिस जनरेटिव सेल। ये कैलोस की वॉल पहले डिपॉजिट होती है, फिर ये हेल्प करती है इसको डिटैच होने में, किससे डिटैच होने में, वेजिटेटिव सेल की वॉल से या बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सो ये यहाँ पर 3 डायग्राम्स आएंगे, ठीक है। तो पहले माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर जो था वो सिंगल सेल्ड था और उसमें एक ही न्यूक्लियस था। देयर इज अ माइटोसिस अकर्ड, माइटोसिस हुई, तो माइटोसिस होने के बाद क्या हुई, 2 सेल स्टेज आई, और 2 सेल स्टेज में भी जो जनरेटिव सेल था इट इज अटैच्ड विद द वॉल ऑफ द वेजिटेटिव सेल। आफ्टर दैट इट गेट्स डिटैच्ड, अब वो फ्लोट करना शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम फ्लोट करता हुआ दिखा देते हैं। ये हुआ न्यूक्लियस, ठीक है, ये कुछ डिजाइनिंग, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें और क्या होते हैं, वैक्यूल, क्लियर। तो ये हुआ एक्चुअल में इसका डेवलपमेंट। अभी सारी की सारी डेवलपमेंट दिस कम्स अंडर विच इवेंट, प्री पॉलिनेशन इवेंट्स। ये किसके अंडर आती है, प्री पॉलिनेशन इवेंट के अंदर, क्लियर। These are all coming under pre-pollination development. Means pollen grain का की pollination होने से पहले उसमें क्या क्या changes आए वो यहाँ है। These are the all changes which occurs in the pollen grain. इसके साथ साथ एक और आप चेंज जो है वो भी परफॉर्म कर सकते हो। वो चेंज क्या है, ठीक है, वो चेंज क्या है, एक सेकेंड। वो चेंज है कि इस चेंज में इस जनरेटिव सेल में एक सेकेंड माइटोसिस होगी। इन दिस
generative cell, there will be a second mitosis takes place, which leads to the formation of two male gametes, जिसके कारण किसकी फॉर्मेशन हो सकती है, दो मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हो सकती है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि पहले 2 सेल स्टेज थी और 2 सेल स्टेज से कौन सी स्टेज आ गई, 3 सेल्ड स्टेज। कौन सी स्टेज, 3 सेल स्टेज। क्लियर, यहां तक क्लियर है? अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और मैंने आपको पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये बताया था कि हम हर इवेंट को 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। कौन कौन से, प्री पॉलिनेशन, पॉलिनेशन एंड पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। ठीक है, तो अगर ये बोर्ड वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करके आएंगे, अगर दे हैव अ क्वेश्चन नेम के हाउ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन लिख दोगे। उसके साथ साथ वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस occurs in 3 parts or 3 steps, or there are 3 events which occurs, which is pre-pollination event, pollination and post-pollination। प्री पॉलिनेशन में हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट हुई, कि सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स विद मियोसिस, with the meiosis it leads to the formation of 4 microspores and all the 4 microspores are functional। और ये प्रोसेस अभी पोलन मदर सेल के अंदर ही हो रही थी, और ये प्रोसेस जो पोलन मदर सेल के अंदर ही स्टार्ट हो गई, इस पोलन मदर सेल के अंदर स्टार्ट होने के कारण इसको हम एक नाम से जानते हैं, प्रीकॉशियस डेवलपमेंट। व्हाट इज नॉन प्रीकॉशियस डेवलपमेंट? प्रीकॉशियस डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जब कोई पोलन ग्रेन अभी बाहर भी नहीं निकला है, उससे पहले ही उसकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। बाहर नहीं निकला है मतलब कि अभी एंथर की डिहाइसेंस भी नहीं हुई है, उससे पहले ही वो पोलन सैक के अंदर पड़ा ही डेवलप करे जा रहा है, उसको हम कौन सी डेवलपमेंट बोलते हैं, प्रीकॉशियस डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये एक वर्ड याद रखना, प्रीकॉशियस डेवलपमेंट। ठीक है, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, बट प्रीकॉशियस डेवलपमेंट मीन्स वो डेवलपमेंट जो अभी पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर मदर सेल के डिवाइड होने के बाद बना था, और वो पोलन ग्रेन अभी डिहाइस होने के बाद डेवलप नहीं हो रहा है, वो डिहाइसेंस होने से पहले ही पोलन सैक के अंदर पड़ा ही डेवलप कर रहा है। दैट इज नॉन एज प्रीकॉशियस डेवलपमेंट। और वो प्रीकॉशियस डेवलपमेंट और साथ के साथ डिहाइस होने के बाद वाली डेवलपमेंट वो हमने प्री पॉलिनेशन में पढ़ी, जो मैंने डायग्राम्स बनाए। उसके बाद सपोज कि वेदर इट इज अ 2 सेल स्टेज, वेदर इट इज अ 3 सेल स्टेज, दोनों केसेस में पॉलिनेशन हो सकती है। एंड वी आर कंसीडरिंग एंड वी आर सपोजिंग कि पॉलिनेशन हो चुकी है। आफ्टर पॉलिनेशन व्हाट हैपेंस, अब सपोज करो कि पोलन ग्रेन जो है, चाहे वो 2 सेल स्टेज वाला है चाहे वो 3 सेल स्टेज वाला है, अब वो कहाँ आके लैंड कर चुका है, स्टिग्मा के ऊपर। व्हेन द पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा, इट्स post pollination development starts। What comes under post pollination development? post pollination development में क्या आता है कि हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन की डबल लेयर होती है, दैट इज एक्साइन और इंटाइन। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जहां जहां एक्साइन नहीं होती वहां वहां क्या होता है, जर्म पोर। तो जर्म पोर से पोलन ग्रेन क्या करता है, वो स्टिग्मा से कुछ न्यूट्रिएंट्स लेके या वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल करके जर्म पोर से क्या निकालता है, पोलन ट्यूब। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। और अब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होने के बाद जो पोलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर है, उसके क्या चले जाते हैं, कंटेंट्स चले जाते हैं पोलन ग्रेन के या माइक्रोस्पोर के, किसमें, पोलन ट्यूब की टिप में। लेट्स
सपोज कि अगर ये पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज वाला था, इफ दिस पोलन ग्रेन इज ऑफ 2 सेल स्टेज, तो इसकी पोलन ट्यूब में क्या क्या होगा, एक तो ट्यूब न्यूक्लियस होगा और एक क्या होगा, जेनरेटिव सेल। ये क्या होगा, जेनरेटिव सेल। बट सपोज इफ वी हैव 3 सेल स्टेज, अगर हमारा पोलन ग्रेन जो है वो 3 सेल स्टेज में आकर स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेट किया है, लैंड किया है, तो उसके कंटेंट्स क्या होंगे पोलन ट्यूब में, फर्स्ट विल बी दी ट्यूब न्यूक्लियस। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोलन ट्यूब की टिप में सबसे आगे कौन होता है, सबसे आगे ऑन द फ्रंट एंड और ऑन द फ्रंट पार्ट देयर विल ऑलवेज बी अ वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस होगा। ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे क्या होंगे, 2 मेल गैमेट्स, दीज आर 2 मेल गैमेट्स। क्लियर। और ये डायग्राम आता है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में। तो हमने दोनों ही चीजें डिस्कस कर ली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, कि प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, माइक्रोस्पोर में कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है। क्लियर। नाउ द लास्ट पार्ट जो कि कंक्लूडिंग पार्ट है, जो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो टोटली जब एक माइक्रोस्पोर डेवलप करता है, एक माइक्रोस्पोर को डेवलप करने के लिए उस माइक्रोस्पोर में कितनी डिवीजन्स होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीड, 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक पोलन ग्रेन के डेवलप होने के लिए या फिर एक मेल गैमेट बनने के लिए, उसके लिए मेल गैमेट बनने के लिए कितनी डिविजन्स होती हैं, दैट इज 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। अगर आप पूछोगे कि सर मियोसिस, एक मियोसिस और 2 माइटोसिस कैसे, मियोसिस कहाँ पर हुई, माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुई, एक मियोसिस हुई और उसने क्या बनाए, 4 माइक्रोस्पोर बनाए। और हर माइक्रोस्पोर में 2 माइटोसिस होती हैं, क्या बनाने के लिए, 3 सेल स्टेज वाला माइक्रोस्पोर या 3 सेल स्टेज वाला पोलन ग्रेन तैयार करने के लिए। पहली माइटोसिस कहाँ हुई थी, जब एक माइक्रोस्पोर सिंपल था और उसमें एक ही न्यूक्लियस था। पहले उसकी डिवीजन हुई, माइटोसिस हुई, उससे 2 सेल बने, वेजिटेटिव और जनरेटिव। फिर जनरेटिव सेल में एक और सेकेंड माइटोसिस हुई जिसके कारण 2 मेल गैमेट्स बने। तो टोटली it takes 1 meiosis and 2 mitosis for the formation of male gamete. Clear? That's all. That's for the microsporogenesis. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस कम्स अंडर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्यों, क्योंकि मैंने ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में बोला था कि हम इस चैप्टर को 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मेगास्पोरोजेनेसिस होने के बाद नाउ वी नो कि मेल गैमेट कैसे बनता है फ्लावर्स में और फीमेल गैमेट कैसे बनता है। फिर हम फर्टिलाइजेशन सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, जिसमें हम पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेल गैमेट का जाना फीमेल गैमेट तक। उसके बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनकी फ्यूजन होने के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो एंड तक आप देख सकते हो और एंड तक देख रहे हो और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो भूलना मत इसको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल को।